सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे आसमान में बारूदी आतिशबाजी, खुर्रम शहर 4 मिसाइलों के क्लस्टर बमों से दहला इसराइल, डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव में मचाया कोहराम, ईरान के ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर जारी, कद्र, इमाद और हाइपरसोनिक खैबर शिकन मिसाइलों से दहले इसराइल और अमेरिकी अड्डे, इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर पर सटीक निशाना मारने का दावा। ईरान ने अपनी मिसाइल पर लिखा एप्स्टीन आइलैंड की शिकार बच्चियों के नाम पैगाम, ईरान का अमेरिका पर जबरदस्त अखलाकी वार। बगदाद में बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, अमेरिकी डिप्लोमेटिक सेंटर पर ड्रोन अटैक, जहां ठहरे थे अमेरिकी वहीं हमला करने और बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। दहक उठा लेबनान का मोर्चा, बेरूत के आसमान में काले धुएं का गुबार, अब तक 570 लोगों की गई जान और 7 लाख से ज्यादा बेघर, इसराइल के हमले जारी। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर अमरीकी बमबारी, रिसालत स्क्वायर पर गिरी मिसाइलें, मलबे के नीचे दबे दर्जनों लोग। तेहरान की बर्फीली सड़कों पर मुश्तबा खामनेई के लिए उमड़ा सैलाब, कड़ाके की ठंड और बमबारी के साए में हजारों ईरानियों ने खाई वफादारी की कसम। इसराइल की हवा भी हुई टाइट, कहा हम ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहते, गिदौन सार के बयान ने नेतन्याहू की कमजोरी की खोल दी पोल। सऊदी अरब के आसमान में खौफनाक मंजर, ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को बनाया निशाना, सऊदी डिफेंस सिस्टम हिला। और गजा में इंसानियत का कत्ल, रफा क्रॉसिंग दोबारा बंद होने से मरीजों के लिए मौत ने खोल दिया अपना दरवाजा, नेतन्याहू ने हजारों मासूमों को तड़पने के लिए छोड़ा। शुरुआत करते हैं इस शो की। जंग चल रही है तो ज्यादातर खबरें ईरान से ताल्लुक रखती हैं। आसमान में बारूदी आतिशबाजी का नज़ारा आज रात देखने को मिला। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइलों ने इसराइल में जमकर कोहराम मचाया, खबर और तस्वीरें यही कह रही हैं। 10 और 11 मार्च की दरमियानी रात इसराइल के आसमान में जो मंजर दिखा उसने दुनिया को दहला दिया। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक, सबसे भारी बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से इसराइल पर बड़ा हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ये मिसाइलें आसमान में किसी आतिशबाजी की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हकीकत में ये मौत का सामान है। किसी सीसीटीवी में दर्ज हैं ये तस्वीरें, देखिए चिंगारियां सी आ रही हैं क्लस्टर बमों की। इसराइली फौज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इन मिसाइलों में क्लस्टर टाइप के वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया है। एक अकेली खुर्रम शहर 4 मिसाइल हवा में फटने के बाद अपने अंदर से 80 छोटे बम सब म्यूनिशंस छोड़ती है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं। यानी एक मिसाइल छोटी छोटी 80 मिसाइलों में बदल जाती है। यही वजह है कि जब ये मिसाइलें इसराइल के डिफेंस सिस्टम एरो या डेविड स्लिंग या आयरन डोम से टकराती हैं तो उनके टुकड़े आसमान में सैकड़ों जलते हुए गोलों की तरह फैल जाते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसराइल के अंदर की असली तबाही की तस्वीरें बाहर नहीं आएंगी। आप याद रखिए, बहुत बुरी तरीके से सेंसरशिप लगी हुई है। ईरान का ये हमला तेल अवीव, यरूशलेम और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खुर्रम शहर 4 का 1500 किलो का वॉरहेड इतना पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइली डिफेंस जर्नलिस्ट के मुताबिक इन क्लस्टर बमों की वजह से इसराइल के रिहायशी इलाकों में छर्रे, शार्पनेस गिरने से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और नेगोशिएशन की बातों के बीच ईरान की ये आतिशबाजी साफ पैगाम दे रही है कि वो पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। समंदर में बिछी बारूदी सुरंगें और आसमान से बरसते ये क्लस्टर बम इस जंग को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां से वापसी का रास्ता धुंधला होता जा रहा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा, कह रहा है कि जंग लड़ी है तो अब पूरी लड़ो। आगे बढ़ूं, एक गुजारिश, इतनी हेडलाइंस दिखाता हूं, ये बताता हूं कि सब अहम खबरें हैं, तो प्लीज़ बने रहिए ना आखिर तक, वरना बता दीजिए छोटे वीडियोज़ 8-10 मिनट के बना देंगे। अगली बड़ी खबर, ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं वेव में ईरान ने 11 मार्च की सुबह कद्र, इमाद और खैबर शिकन जैसी मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल को दहला कर रख दिया। ईरान की IRGC यानी पासदाराने इनकलाब ने अपने जवाबी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक और ज़बरदस्त हमले का ऐलान कर दिया और ये वीडियोस भी जारी किए हैं। मंगल और बुध की दरमियानी रात ईरान ने इस ऑपरेशन की 36वीं और 37वीं लहर शुरू की। दोनों लहर के वीडियोज़ आगे पीछे हैं इस खबर में। इन दोनों लहरों में अमेरिका और इसराइल के सबसे सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
IRGC के पब्लिक रिलेशंस ऑफिस के मुताबिक इस ताज़ा हमले में ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें कद्र, इमाद और हाइपरसोनिक खूबियों वाली खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइलों ने न सिर्फ इसराइल के अंदरूनी शहरों बल्कि पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी बेस को भी दहला दिया है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक 36वीं लहर के दौरान भारी तादाद में मिसाइलें दागी गईं, जिससे इसराइल के सेंट्रल और नॉर्थ इलाकों में सायरन बजते रहे। सायरन की आवाज़ तो आप सुन रहे होंगे। 37वीं लहर के दौरान IRGC ने बयान जारी कर ये बताया और इस वीडियो को जारी कर ये बताया कि इस लहर के तहत अमरीकी फ़ौज के जमावड़े वाले ठिकानों और इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर सटीक हमले किए गए हैं। याद रखिए, जब भी मैं जो खबर दिखा रहा हूँ, चाहे ईरान या अमेरिका की, दोनों के दावों के एतबार से दिखा रहा हूँ। मैं इसे कंफर्म नहीं करता क्योंकि जंग में पहले दावे आते हैं। ईरान का दावा है कि उसके टारगेट बैंक में अमेरिका और इसराइल के ऐसे सैकड़ों ठिकाने शामिल हैं जो उनकी पहुँच में हैं। उधर UAE ने भी तस्दीक की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान की तरफ से आती कई मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की पेशकश के बीच ईरान के ये लगातार हमले साफ बता रहे हैं कि ईरानी निज़ाम अब किसी भी दबाव में आने के बजाय मैदान जंग में ही फैसला करने पर अड़ा है। अगली बड़ी खबर सुनिए। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अब साइकोलॉजिकल वॉर का एक नया और अनोखा पहलू सामने आया है। ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर दागी गई एक मिसाइल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मिसाइल पर लॉन्च से पहले साफ लफ्ज़ों में लिखा गया था, एप्स्टीन आइलैंड के शिकार लोगों की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ एप्स्टीन आइलैंड। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका के उस गंदे और काले सच पर चोट करता है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से कई इस्तीफे हो रहे थे, लेकिन उसकी आंच बढ़ती उससे पहले ईरान की जंग शुरू हो गई। इस मिसाइल के ज़रिए ईरान ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि वो अमेरिका को सिर्फ एक फ़ौजी दुश्मन ही नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क मानता है जिसका अखलाकी ढांचा पूरी तरह से गिर चुका है। चलते हैं इराक, जहाँ बगदाद में एक बड़ा ब्रीच हुआ है, बहुत बड़ा ब्रीच है। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमरीकी डिप्लोमेटिक सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ है। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद से एक बेहद सनसनीखेज खबर और तस्वीर सामने आई है। एक अमरीकी सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के पास अमरीकी डिप्लोमेट्स के रहने के लिए बने एक ख़ास कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से अटैक करने का दावा किया गया है। माना यह जा रहा है कि यह हमला पास में मौजूद अमरीका के विक्टोरिया बेस पर इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से किए गए हमलों का ही अगला हिस्सा है। 10 और 11 मार्च की रात में बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाकर कुल 6 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे। इनमें से 5 ड्रोन्स को तो हवा में ही मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन छठा ड्रोन बगदाद के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर घुस गया और एक गार्ड टावर के पास जाकर टकरा गया। यह हमला ईरान सपोर्टेड इराकी मिलिशिया की तरफ से किए जाने का अंदेशा है, जो अमेरिका के लिए कड़वी हकीकत बन चुका है। दोस्तों, जंग के इन 12 दिनों में अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 7 की मौत हो चुकी है। कुवैत, दुबई और रियाद में अमरीकी एम्बेसीज़ को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। रियाद एम्बेसी का तो एक हिस्सा अब कभी न ठीक होने वाली हालत में है और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसकी ऊपरी मंजिल पर मौजूद CIA का स्टेशन भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। हकीकत ये है कि अमेरिका भले ही ईरान में IRGC के हर हेडक्वार्टर को मटियामेट करने की सलाहियत रखता हो, लेकिन वो महज $50,000 के छोटे से ड्रोन से अपने एम्बेसीज को महफूज नहीं रख पा रहा है। ये असिमेट्री इस जंग की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है, जिसका हल अमेरिका 12 दिन बाद भी ढूंढ नहीं पाया है। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच अब लेबनान का मोर्चा भी पूरी तरह से दहक रहा है, सुलग उठा है। आज 11 मार्च को इसराइली फाइटर जेट्स ने सहर के वक्त लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत के रिहायशी इलाकों और जुनूबी कस्बों पर भारी बमबारी की है। तबाही का आलम यह है कि बेरूत के आसमानों में काले धुएं के गुबार छाए हुए हैं और शहर में भगदड़ मची है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जंग शुरू होने के बाद से शुरू हुए हमलों में अब तक मरने वालों की तादाद लेबनान में 570 के पार पहुंच गई और करीब 7 लाख से 7.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को हिट कर रहा है जहां से नॉर्दर्न इसराइल पर
रॉकेट दागे जा रहे हैं। उसका कहना रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हम तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को मटियामेट कर रहे हैं, जबकि हकीकत आम लोगों की मौत सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह। फिर ईरान की खबरों पर आते हैं। ईरान और अमेरिका इसराइल की ये जंग अब सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 11 मार्च की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की है। जी, ईरान में भारी तबाही मची, वो भी दिखानी है। तेहरान के रिसालत स्क्वायर के पास मौजूद कई बुलंद और बाला रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिससे वहां भारी तबाही मची है। धुएं के गुबार पूरे शहर में देखे जा सकते हैं और मलबे के नीचे सैकड़ों एहलकारों और शहरियों के दबे होने का अंदेशा है या दर्जनों के। ताज़ा हमलों में अब तक सिर्फ तेहरान में 40 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और मलबे से लाशें निकालने का काम जारी है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी या फिर यूं कहें डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने वार्निंग दी है कि ये हमले अब अपनी सबसे ज़्यादा शिद्दत पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एडवांस जंगी हिकमत अमली अब साफ तौर पर ईरान के रिहायशी इलाकों को भी अपनी जद में ले रही है, जिसे ईरान ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। खबरों के मुताबिक पूरे ईरान में अब तक 1200 से ज़्यादा लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं, 12 दिन पूरे होने तक या 12 दिन की शुरुआत होने तक। अब मिनाब का गमगीन मंजर देखिए, जहां 168 शहीद बच्चियों की याद में शब-ए कद्र मनाई गई। ईरान के मिनाब शहर में कल रात एक इमोशनल मंजर देखने को मिला, जहां हज़ारों लोगों ने उन 168 स्कूली बच्चों की याद में शब-ए कद्र मनाई, जो हाल ही में अमेरिका इसराइल की हवाई हमलों में शहीद हुए थे। लोग उन मासूम बच्चों की कब्रों के पास जमा हुए और दुआएं मांगी, जिन्हें ट्रंप की मिसाइल ने कत्ल कर डाला। ट्रंप और नेतन्याहू की जंग में जान गंवाने वाले ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के थे, जिनकी मौत ने पूरी दुनिया को गुस्से और गम की लहर से भर दिया। 7 से 12 साल की बच्चियां। ट्रंप कहते हैं, पहले बोले ये ईरान की मिसाइल से मरे, मेल फंक्शन हो गई उनकी मिसाइल। बाद में जब खबरों में पक्का हो गया, मिसाइल गिरते हुए दिखाया और साबित हो गया टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की, तो कह रहे टॉमहॉक तो हमारे कई लोगों के पास है इस रीजन में, लेकिन सबसे अहम दोस्तों के पास है। क्या ट्रंप ने उनसे पूछने की कोशिश की कि हमारी और इसराइल की इस हमलावर कार्रवाई के दौरान तुमने क्यों ईरान के ऊपर मिसाइल दागी? नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं दागी। ट्रंप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हाथ हाथ में कैमरा है, तो हमें पता चल रहा है कि जंग में क्या जुल्म होते हैं। इराक वॉर और अफगानिस्तान के वॉर के वक्त ऐसे कैमरे हर किसी के हाथ में नहीं थे। जो जुल्म, जो हैवानियत, जो वहशीपन वहाँ हुआ है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता वियतनाम में क्या हुआ, लेकिन ईरान में क्या हुआ वो यहाँ दर्ज हो चुका है। अब तेहरान के इन बर्फीली सड़कों का मंजर देखिए, जहां कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद हजारों लोग अपने नए सुप्रीम लीडर के लिए सड़कों पर उतर आए। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में आज शहर में एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला। कड़ाके की ठंड और गिरती बर्फ की परवाह न करते हुए हजारों ईरानी शहरी अपने नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के साथ अपनी वफादारी का अहद दोहराने के लिए जमा हुए। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों और अमरीकी बमबारी के साए में ये इंसानी सैलाब दुनिया को ये पैगाम देने निकला था कि वो अपने नए लीडर के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। बर्फीले मौसम के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हो रहा था, जो साफ बता रहा है कि ईरान के अंदरूनी हालात अब मुज्तबा खामनेई के हाथों में मजबूती से सिमट चुके हैं। ये तस्वीरें हैं, मैसेज हैं। आज प्रोटेस्टर्स कहीं नहीं दिख रहे ईरान में, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिखे तो क्या होगा। वो भी सेफ हैं अपनी अपनी जगहों पर, लेकिन निज़ाम के साथी कल भी सड़कों पर थे, आज भी हैं। भले आज बम गिर रहे हों, फिर भी हट नहीं रहे। एक बड़ी खबर सुन लीजिए इस बुलेटिन में, पीछे हम स्पेशल एपिसोड में दे चुके हैं आपको। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से आज की सबसे बड़ी और डरावनी खबर सामने आई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अब से कुछ देर पहले तस्दीक की है कि 10 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी नेवी के 16 माइन बिछाने वाले, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को, 16 जहाज़ों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि तेहरान इस दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते में बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है या बिछा रहा है। इसी के बाद अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की
और इन जहाज़ों को ईरान की तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह अब गुरिल्ला वॉर लड़ने के मूड में है। क्या लेबनान की सरहद अब इसराइली फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बन जाएगी? आइए समझते हैं। हिजबुल्लाह अब इसराइल के फुल स्केल हमले का जवाब देने के लिए अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। लेबनानी ज़राए के हवाले से बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह अब इसराइल के साथ अपनी पिछली जंग से मिले सबक इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में अपनी जड़ों यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ लौटने का फैसला किया है ताकि इसराइली अटैक को एक लंबी और थका देने वाली जंग में बदला जा सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब आमने सामने की जंग के बजाय सुरंगों और पहाड़ों का सहारा लेकर इसराइली टैंकों और फौजियों को जाल में फंसाने की प्लानिंग अपना रहे हैं। नेतन्याहू की फ़ौज के लिए लेबनान की ये पहाड़ियाँ अब एक खौफनाक चैलेंज बनने वाली हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस बार लंबी जंग का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। अमेरिका के बाद इसराइल की भी हवा टाइट हो गई है और उधर से भी जंग बंद करने का शोर उठने लगा है। लगता है नेतन्याहू के मस्से भी शांत पड़ गए हैं। अब इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार का ये बयान देख लीजिए, जो ईरान के साथ कभी ना ख़त्म होने वाली जंग से बचने का दावा कर रहा है। मंगल को इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने कहा कि इसराइल ईरान के साथ कोई लंबी या लामहदूद जंग नहीं चाहता। दरअसल वो कह रहा था कि इस लड़ाई को कब ख़त्म करना है, इस बारे में इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर फैसला करेगा। हालांकि जब उससे इस जंग के ख़त्म होने की किसी तय तारीख, किसी टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उसने पब्लिकली कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है दोस्तों। एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप की फ़ौजें बमबारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ गिदोन सार के इस बयान को एक डिप्लोमेटिक चाल माना जा रहा है। यह माना जा सकता है ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि इसराइल अमन चाहता है, जबकि हकीकत में वो ही जंग की आग को भड़काए रखना चाहता है। ये खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के आसमान का खौफनाक मंजर भी सामने आया है, जहां ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों ने सऊदी डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया। बुध की सुबह सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तस्दीक की कि उसने अपनी सरहदों में घुसती 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। इनमें से 6 मिसाइलों का निशाना प्रिंस सुल्तान एयरबेस था, जबकि एक मिसाइल ईस्टर्न प्रोविंस की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। इसके अलावा अल-खर्ज और हफर अल-बातिन समेत ईस्टर्न प्रोविंस के कई इलाकों में 9 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, अब वो पूरी तरह बेकाबू होकर पूरे रीजन में फैल चुकी है। इस टकराव ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अमन को तबाह कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है। अब गज़ा के उन बेबस मरीजों का हाल देखिए जिन्हें एक बार फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। गज़ा में ज़ख्मियों और मरीजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि इसराइली हुक्काम ने रफ़ा लैंड क्रॉसिंग को दोबारा बंद कर दिया है। ये क्रॉसिंग सीज़ फायर एग्रीमेंट के तहत कुछ ही वक्त के लिए खोली गई थी, लेकिन अब इसे फिर से सील कर दिया गया है। इसकी वजह से हज़ारों ऐसे लोग फंस गए हैं जिन्हें फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाना था। नेतन्याहू का ये फैसला उन हज़ारों मासूमों के लिए मौत के वारंट जैसा है जो पहले से ही दवाइयों और इलाज की कमी से जूझ रहे हैं। इस पाबंदी ने गज़ा में इंसानी बहरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से सिर्फ तबाही नज़र आ रही है। मैं गज़ा की खबरें ज़रूर लेता हूँ, आप गज़ा को भूल तो नहीं गए। ईरान की जंग के शोर के बीच बहुत सी खबरें दब गई हैं। हर गल्फ़ के मुल्क से ईरान की खबरें आ रही कि आज हम पर हमला किया, हमने रोका, हमने मार गिराया। असल खबरें रुक गई हैं, जो और हैं। ईरान की तो खबरें असल नहीं हैं। नज़र रखिएगा। एक और खबर फ़लस्तीन से, वेस्ट बैंक से। इसराइली हुक्काम ने ईरान के साथ जारी जंग का बहाना बनाकर अल-अक्सा मस्जिद को मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है। हद तो ये है कि रमज़ान का आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके हैं, जो इस पाक महीने में इबादत के लिहाज से सबसे अहम माने जाते हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों को इन दिनों में भी पाक मस्जिद के अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है। साल 1967 के बाद ये पहली मरतबा है जब रमज़ान के दौरान तरावी और एतकाफ़ पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। यरूशलेम के गवर्नर ने वार्निंग दी है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे मस्जिद की मजहबी और तारीख़ी पहचान बदलने की गहरी प्लानिंग है। जहां एक तरफ इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ये पाबंदी उन लाखों मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका है जो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अल-अक्सा पहुँचने का ख्वाब देखते थे। अमेरिका और ईरान की इस जंग की आड़ में नेतन्याहू की पुलिस अब यरूशलेम के पुराने शहर में किसी को इबादत की इजाज़त नहीं दे रही।
ان خبروں کو ضرور، میں روز الاقصی مسجد کی خبر لیتا ہوں کہ آج 5 دن ہو گئے بند، آج 8 دن ہو گئے بند، آج 10 دن ہو گئے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تیسری سب سے مقدس مسجد جہاں نبیوں نے بھی نماز پڑھی وہ بند ہے، وہ تالوں میں ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں تالے لگے ہوئے ہیں جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے وہاں تالا لگانے کا۔ آپ کو یہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جنگ کی خبریں لوگوں کو بہت سہاتی ہیں، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، تباہی مچ گئی ہے، AI ویڈیو، فیک نیوز، سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ میری خبروں میں آپ کو ویڈیو بس اصلی ملیں گے، میں جنگ کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، بہت آسان ہے ویوز کمانا، کیونکہ برا مت مانیے گا، آپ کو مار کاٹ پسند ہے زیادہ تر لوگوں کو، زیادہ تر کو، سب کو نہیں۔ آپ جسے نہیں چاہتے اس کی تباہی دیکھنی ہے، خبر آپ کی پسند نہیں ہے، خبر ہے، چاہے پسند آئے چاہے نہ آئے۔ غزہ اور فلسطین پہ آج شو بنا دیجئے، دیکھیے ایران برابر ویوز آ جائے، نہیں آئیں گے، لیکن میں یہ رسک اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ میرے لیے خبر ہے، اور ہر طرف کی ہے۔ میرے لیے کوئی برا نہیں ہے، کوئی ہیرو نہیں ہے۔ ہاں، جہاں غلط دکھتا ہے اسے غلط بولتا ہوں اور ٹھوک کر بولتا ہوں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔